हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले क्लास में आपने एनसीईआरटी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था मैट्रिक्स चैप्टर का। ओके, अब आज हम लोग एनसीईआरटी का ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, डिटर्मिनेंट का और साथ ही साथ मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, आ जाइए, आप तैयार रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ। ठीक है, आइए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था पिछला क्लास में, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपको हमने होमवर्क दिया था पिछला क्लास में, है ना। कुछ बच्चों ने इसको बनाया है, कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ है। क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that if A is a square matrix such that A स्क्वायर बराबर A, देन तब जाके I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A सच दैट A स्क्वायर बराबर A, देन I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन था, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन का बात करेंगे तो आई माइनस ए, तीसरा ऑप्शन का बात करेंगे तो आई, चौथा ऑप्शन जो आपका है वो दिया हुआ था 3A। समझ गए बात को, चार ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए। क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बराबर ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, बोलो ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, पहला बात। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है जिसको हमको सिंप्लीफाई करना है वो आपका है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7A। तो आई प्लस ए का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल क्यूब। आपको बता दें, ए प्लस बी के होल क्यूब का बात करेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी माइनस क्या है 7A। ध्यान दीजिए, आई प्लस ए के होल क्यूब को अगर तोड़ोगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी माइनस 7A। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी माइनस 7A। ठीक है, अब देखो आई क्यू, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप 3 बार गुना कर देंगे, आई गुना आई गुना आई, तो वो आई ही होगा। तो इसके बदलाव हमने क्या लिखा, आई लिखा। फिर देखो जहाँ ए क्यू है, ए क्यू को हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर गुना ए। ठीक है, अब प्लस हमने क्या लिखा 3A, क्योंकि ए को आई से गुना करेंगे तो ए ही होगा। ठीक है, ऐसा करो, इसको गुना कर देते एक बार, 3A गुना आई, तो ये आपका क्या होगा 3I स्क्वायर ए। जब इसको इससे गुना कर देंगे तो ये होगा आपका 3I ए स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा 7A। ठीक है, आई ए क्यू को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर गुना ए, अब प्लस होगा 3I स्क्वायर ए प्लस 3I ए स्क्वायर माइनस हो गया 7A। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात है, जहाँ ए स्क्वायर है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ना। जहाँ ए स्क्वायर है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे ना। चलो लिखो, तो यहाँ हमने लिखा आई प्लस ए स्क्वायर के जगह ए गुना ए प्लस 3I गुना ए प्लस 3I गुना ए माइनस 7A। कहोगे कैसे, देखो दो चीज़ दिया हुआ, एक चीज़ दिया हुआ ए स्क्वायर बराबर ए होता है, तो जहाँ ए स्क्वायर है उसके जगह पे हमने ए बैठा दिया, जहाँ ए स्क्वायर है उसके जगह पे हमने ए बैठा दिया। और आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी रहेगा तो आई ही होगा। तो आई स्क्वायर बराबर आई ही होगा, आई क्यूब बराबर आई ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद, ये आपका हो गया बराबर आई। ठीक है, प्लस ए गुना
ए स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 3IA मतलब 3AI, ठीक है। तो 3AI है ना, तो 3AI को हम 3A लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। आपको हम साइड से लिख देते हैं, अगर कभी A गुना I रहेगा उसका मान क्या होगा? A होगा। A गुना I बराबर क्या होता है? A होता है। एक बात ध्यान रखना, यानी किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका I हो गया, ये A गुना A स्क्वायर हो गया प्लस 3A हो गया, प्लस उसके बाद फिर 3A हो गया, ठीक है। अब माइनस आपका हो गया 7A, समझ गए बात को। अब लिखो I, ठीक है। आप प्लस देखो जहाँ A स्क्वायर है, कोई बता सकते हो A स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? A स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे A। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है A स्क्वायर बराबर A। अब प्लस 3A प्लस 3A माइनस 7A, तो 3A क्या होगा? 6A माइनस क्या हो गया? 7A, तो बराबर हो गया आपका I। 6A में एक A को जोड़ो 7A माइनस क्या हो गया? 7A खत्म, आपका सिर्फ बचा I। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस सवाल को आप लिख लीजिए जो नहीं बनाए हैं। ये सवाल हमने होमवर्क दिया था। एक और सवाल होमवर्क दिया था, वो काफ़ी हल्का सवाल था जिसको आप सब लोग बना चुके हैं। हमने एक और होमवर्क दिया था, इफ़ A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगा साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा तो वह निश्चित रूप से एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। लिख पाए सब? जल्दी करो, लिख लिया सब? मिटाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब आज आप करेंगे, समझ गए बात को। सभी तरह का क्वेश्चन होगा, आसान भी होगा, कठिन भी होगा, सारा क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए डिटर्मिनेंट का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत हल्का है। क्वेश्चन है इफ़ x टू 18x इतना बराबर दिया हुआ है 6 टू 18 और 6 दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। अब सवाल में देन x इज, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में है देन x इज इक्वल टू, अब x किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का ये 8 नंबर का सवाल है। दूसरा ऑप्शन लिखिए आप +-6, तीसरा ऑप्शन -6, चौथा ऑप्शन 0। देखिए तो कोई बना सकेंगे इसको? अगर इसको नहीं बना सकेंगे तो अन्याय हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सवाल है, आप लोग जल्दी बोलिए आंसर, बोलिए, हम आपके आंसर को देख रहे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा x टू 18x इतना बराबर है 6 टू 18 और 6। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, x गुना x एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंडरी डायगोनल 18 दूना 36, इधर 6 गुना 6 36 माइनस 18 दूना 36। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 36, यानी x का मान क्या होगा? 36 का वर्गमूल +-6, x का मान क्या होगा? +-6 होगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लिख लिया सब?
अब आ जाइए, अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 15 है। क्वेश्चन है लेट, सब बोर्ड मॉडल है, इंपॉर्टेंट है सब। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इसमें से किसके बराबर है? पहला ऑप्शन के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, दूसरा ऑप्शन के स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तीसरा ऑप्शन के क्यूब टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, चौथा ऑप्शन के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, चार में से कोई एक सही है जो हमको क्लिक करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। देन तब जाके डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब हमको ये बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इन चारों में से किसके बराबर होगा। बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इन चारों में से किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, ओके। अब आ जाइए, सबसे पहला बात सॉल्यूशन में लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब अगर हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का, तो हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि ये जो आप के को गुना कर रहे हैं, मैट्रिक्स में गुना कर रहे हैं, और कॉमन किस में ले रहे हैं? डिटर्मिनेंट में कॉमन ले रहे थे। जब डिटर्मिनेंट में कॉमन लोगे तो डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। बोलो एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। जितना रो होगा उतना के कॉमन, जितना कॉलम होगा उतना के कॉमन होगा। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ध्यान दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा के टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे क्यों भैया? क्योंकि यहाँ n के जगह पे क्या है 3 है, 3 ऑर्डर का है। समझ गए बात को? देखो आप k को गुना करोगे जिस मैट्रिक्स में वो 3 ऑर्डर का है, मतलब उसमें 3 रो है, तो हर एक रो से एक एक ठो के कॉमन आएगा, तो 3 ठो के कॉमन आएगा, तो वो हो जाएगा के क्यूब टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, के क्यूब टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब ऑप्शन खून ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखने में छोटा सवाल है लेकिन बोर्ड में ये सब सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जल्दी करिए, जल्दी। ठीक है, अगर आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में बैठ गया ना, आपका तैयारी बोर्ड के लिए तो भयानक हो जाएगा, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, लिख पाए सब? अब इसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद जो सवाल होगा वो एनसीईआरटी के मिसलेनियस का होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, है ना, इसलिए आप मिस नहीं करना क्वेश्चन को। ठीक है, सवाल है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। त्रिभुज का एरिया क्या है? 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ vertices 2 minus 6 5 4 2 minus 6 5 4 and K4 2 minus 6 5 4 and K4 then K is इक्वल टू, तो K किसके बराबर? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन -12 -2, चौथा ऑप्शन 12 और -2। ठीक है, 12 -2 -12 -2 12 और -2। ठीक है, एक सवाल है, इस सवाल को ऐसा लगता है एक बार और आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और हमको के का मान निकालना है। ठीक है, हम एक चीज़ सिखाए थे कि कभी भी अगर एरिया दिया रहेगा तो उसको प्लस माइनस मानना। मान लो किसी सवाल में किसी ट्रायंगल का एरिया 4 दिया हुआ है तो उसको +-4 मानेंगे। क्यों भैया? क्योंकि सॉल्व करने पर अगर एरिया -4 आता तो भी हम +4 ही लिखते, सॉल्व करने पर अगर एरिया -35 आएगा तो भी हम +35 ही लिखेंगे। ओके, समझ गए बात को? तो सवाल में है इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड K4 देन K इज इक्वल टू, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। अब हमको K का मान निकालना, पहला वर्टेक्स 2 - 6, दूसरा 5 4, तीसरा K4। अब हमको K का मान निकालना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उतना लिखेंगे नहीं, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 35 स्क्वायर यूनिट, तो उसको हम लोग क्या लेंगे? +-35 +-35। अब आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर +-35, एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो x1 y1 1 में क्या लिखोगे? 2 - 6 1, x2 y2 1 में 5 4 1, x3 y3 1 में K 4 1 बराबर क्या हो गया? +-35। कॉन्सेप्ट क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर +-35। ओके, अब हमको क्या करना? अब हमको K का वैल्यू निकालना। ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन हम कर देते हैं R1 R1 - R2 और R2 R2 - R3। अच्छा रहेगा, ऑपरेशन करने से थोड़ा प्रैक्टिस रहता है। अब देखिए, 2 में से 5 को घटाइए, तो 2 - 5, 2 में 5 को घटाओगे क्या बचेगा? 2 में से 5 को घटाओ -3, -6 में 4 को घटाओ -10, 1 में 1 को घटाओ 0, फिर इधर आओ, 5 में K को घटाओ 5 - K, 4 में 4 को घटाओ, देखिए 5 में से K को घटाया 5 - K, फिर इधर 4 में 4 को घटाएंगे 0, 1 में 1 को घटाएंगे 0, फिर लास्ट रो जस का तस K4 1। का है जस का तस? जिसमें ऑपरेशन करते हैं सिर्फ उसी में परिवर्तन आता है, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ देखो, 2 जो इधर भागा में है इधर चला गया गुना में, 35 था तो +-35 तो +-70 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखो R1 - R2, 2 में से 5 को घटाओ -3, -6 में 4 को घटाओ -10, 1 में 1 को घटाओ 0,
5 में k को घटाओ, 5 माइनस k, 4 में 4 को घटाओ 0, 1 में 1 को घटाया 0। ओके, अब गौर करोगे तो आपको लगेगा कि सर तीसरा कॉलम में 2 जीरो है, इस डिटर्मिनेंट को हम तीसरा कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। या नहीं तो आपको लगेगा कि सर दूसरा रो में भी डबल जीरो है तो दूसरा रो के अलोंग तोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आ जाइए, इसको हम क्या करते हैं, चूंकि तीसरा कॉलम में डबल जीरो है, तीसरा कॉलम के अलोंग हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ दिया। इस 1 का पोजीशन क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 6 इवन पोजीशन, तो इसके आगे का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। अब आ जाइए यहाँ क्या लिखेंगे 1 और इसके आगे इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर में क्या होगा -3 -10 5 -k 0 -3 -10 5 -k 0 ऐसा हो गया। अब बराबर आपका हो गया +-70 बराबर क्या हो गया +-70। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो -10 गुना हो जाएगा 5 -k, समझ गए, बराबर आपका हो गया +-70। बोलो होगा है? अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, 10 को 5 से गुना करो 50, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा 10 के बराबर हो गया +-70। ठीक है, यानी -10 के बराबर +-70 -50। ठीक है, +-70 -50। जल्दी लिखिए, हम देखते हैं। लिखे, देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम ट्रायल करते हैं। देखो, तो ये आपका यहाँ देखिए दिखाई दे देगा शायद, या इधर लिख देते हैं, एक लाइन दिखाई दे देगा, 1 2 लाइन नीचे। देखो ये -10k है, इसको लिखा -10k। इस साइड में देखो, एक बार प्लस लेंगे तो 70 में 50 चला गया 20, एक बार -70 -50 -120 होगा। अब आप डायरेक्ट लिखो, -10 के बराबर जब 20 होगा तो 10 दूना 20, के का मान होगा -2, के का मान क्या होगा -2। और जब -10 के बराबर -120 होगा, जब -10 के, पहले लिखा के का मान -2, फिर जब -10 के बराबर -120 है तो के का मान क्या होगा 12 होगा, 12 गुना 10 120 है, तो के का मान होगा -2 और के का मान होगा 12। बोलो यस या नो। -10 के बराबर 20 है तो के का मान क्या होगा -2, -10 के बराबर -120 है तो के का मान क्या होगा 12 होगा। यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, जल्दी करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतने अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जल्दी, आप जहां नहीं समझे आप पूछें, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर नहीं समझे, वापस समझाएंगे। एक एक बात, मेरा उद्देश्य ही है आपको अच्छा से सिखाना, अच्छा से समझाना। ठीक है, लिख पाए सब। अब आइए, मिटाएं। अब इसके बाद जो सवाल आएगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिटा सकते इसको हम। खूब बनाना है, खूब बनाना है, खूब पढ़ना है। ऐसा नहीं समझना है कैसा परिस्थिति है, कहाँ है, नहीं है, कोई बात नहीं। अपने आप को जब आप क्लास करें तो सोचिए हम क्लासरूम में बैठे हैं, अभिमन्यु सर मेरे सामने में हैं, उनको हमको देख रहे हैं। ठीक है, आप एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, एक एक लाइन को सीखने का प्रयास करिए। अभी तो आपको मौका है कि अगर कहीं किसी लाइन को आप एक बार में नहीं समझे तो 2 बार उस लाइन को आप देख सकते हैं, तो और बड़ी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, ओके। आइए, अभी हमने आपको कितना क्वेश्चन बताया,
क्वेश्चन 4 तक। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। इफ ए इज एन, कई बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन, इन्वर्टेबल, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A inverse is equal to, then determinant of A inverse is equal to, पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट A, दूसरा ऑप्शन 1 by डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ए, दूसरा ऑप्शन है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। देखो ये सवाल को 2015 में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया। तो सवाल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बात बराबर है, होगा न? अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, ठीक है, पावर -1। अब देखो अगर कभी मैट्रिक्स ए का इनवर्स लिखा हुआ है तो उसको हम कभी भी नहीं बोल सकते 1 बाय मैट्रिक्स ए, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स लिखा हुआ है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, खाली डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। डिटर्मिनेंट ए का मान 4 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 12 आता है। इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को, चूंकि इसका जो मान होगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम आराम से लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, खाली डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं आराम से 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। खोज लो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन, ठीक है, ओके, निकलिए सब। अब एक सवाल हम बताना चाहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो हम नहीं बताए हैं, बस सवाल बता देते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PBI है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, then determinant of adjoint A, determinant of adjoint A is equal to determinant of adjoint A किसके बराबर? पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए के बराबर, दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर, तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू के बराबर, और चौथा ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए के बराबर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखो यहाँ पर एक, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, जिसको जरूरत जो पड़ेगा आप अपना लिखते रहना। एक कॉन्सेप्ट हम साइड से यहाँ लिखते हैं, जरा गौर करना, अगला क्लास में ये पढ़ाएंगे। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, कभी भी अगर दुनिया में ऐसा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कभी भी लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, जहाँ n उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। n उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा अभी, ठीक है। अगला क्लास में आपको कल इसको पढ़ाएंगे,
तो याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आ गया, तभी बताए थे टोटल ऑब्जेक्टिव कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन, जहाँ n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है इस सवाल में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना, तो ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, आगे हम आपको सिखाएंगे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने ए का नेचर, अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो वो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, आप ये चीज अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे, 7वां चैप्टर में है, अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे। चूंकि एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपको बता देते हैं। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का बात करोगे तो उसका मान होगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस वन, n क्या उसका ऑर्डर है, यानी डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन। ठीक है, बराबर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर क्या है, 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3 माइनस वन, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। खोज लो ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल, हम जितना सवाल बता रही है सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, सारा सवाल पूछा हुआ है। समझ गए बात को। अगर आपको ये सब सवाल पे तैयारी रहेगा तो जब आप बोर्ड में बैठोगे परीक्षा देने के लिए, कमीशन में बैठोगे तो आप कहोगे कि आश्चर्य, पहले से लगता है सर को मालूम था ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, विश्वास रखना हम पे। ठीक है, चलिए, और कठिन परिश्रम करना। लिया सब, मिटा इसको, ये सवाल का सॉल्यूशन है, जल्दी कर लो। तो इसको लिखना जल्दी, तब तक हम एनसीईआरटी आगे हम देखते हैं। और भी क्वेश्चन है कि अब एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब डायरेक्ट मिसलेनियस में ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। मिसलेनियस में देखा, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है लेट मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स ए का क्या वैल्यू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद है -1 माइनस साइन थीटा और 1। मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, वेयर जहां पर थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई, जहां थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच में है, देन तब जाके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 0, इसे मिटा देते हैं, लिख चुके हैं भैया। दूसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी। तीसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 and 4। चौथा ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कमेंट किए हैं,
मैसेज के माध्यम से हमको पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो संजोग से आ भी गया। चलिए, आज ही पूछा था बहुत सारे बच्चों ने। चलिए इसको मिटा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग सब मिल करके सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहला बात देखो, ए का मान है मैट्रिक्स 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर जहां पे थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई, जहां पे थीटा का मान 0 से 2 पाई के बीच में है। थीटा का मान कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई के बीच में है। देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 0, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to infinity, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 2 to 4। देखो एक साइड से एक चीज सिखा देते हैं, 11th का चीज है। जैसे ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ठीक है। अगर कभी लिखा हुआ है ओपन इंटरवल 2 4, ध्यान देना, इसका मतलब होता है 2 से 4 के बीच का सारा रियल नंबर, 2 से 4 के बीच का सारा रियल नंबर, लेकिन 2 और 4 को छोड़ करके, 2 और 4 को छोड़ करके, 2 और 4 को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग 2 and 4। अगर कभी लिखा जाता है ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर लाई बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी के बीच का सारा रियल नंबर, लेकिन ए और बी को छोड़ के। वही अगर क्लोज इंटरवल ए बी रहेगा, इसका मतलब होगा ऑल रियल नंबर लाई बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। यानी अगर कभी रहेगा क्लोज इंटरवल 2 4, इसका मतलब होता है 2 और 4 के बीच का सारा रियल नंबर 2 और 4 को मिला के, क्लोज मने मिला के, क्लोज मने मिला के, ओपन मने छोड़ा के, क्लोज मने मिला के, ओपन मने छोड़ा के, क्लोज इंटरवल इन पॉइंट को मिला के ओपन इंटरवल इन पॉइंट को छोड़ा के। आप समझ रहे हो, इंड पॉइंट का ही खेला है, ठीक है। ओपन छोड़ा के, क्लोज मिला के, ओपन छोड़ा के, क्लोज मिला के, क्या छोड़ा के क्या मिला के, अंत बिंदु को, क्योंकि बीच वाला तो सारा रियल नंबर हमेशा होगा, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमको पता करना है डिटर्मिनेंट ए का मान कहां से कहां तक होगा। थीटा का मान 0 से 2 पाई तक, इसका मतलब एक चक्कर, एक राउंड, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला बात, जब आप यहां पर या ऐसा करते हैं, नीचे हो जाएगा, यहां नहीं होगा, चलिए तो यहीं लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान देखो क्या सब होगा, ये तो मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट ए बना दिया, चाहे सिंबल में लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। आप लिखो इस तरह से डिटर्मिनेंट ए, या आप ऐसे लिखो, ये दे आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो डिटर्मिनेंट ए का क्या मान है, 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा, नीचे में क्या है -1 माइनस साइन थीटा और 1, ये आपको डिटर्मिनेंट ए का मान -1 माइनस साइन थीटा और 1, ठीक है। पहले है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 दिया हुआ। अब देखो करेंगे क्या, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 साइन थीटा 1। अगर आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये पहला कॉलम है और ये तीसरा कॉलम, यहाँ पे +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ प्लस साइन थीटा है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। इसका मतलब अगर पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ते हैं, यहाँ 1 1 2, यहाँ माइनस साइन थीटा में साइन थीटा को जोड़ेंगे 0, यहाँ -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा। यानी कैसा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हम करते हैं कॉलम 1 2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़ो, कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा,
तो देखिए 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो गया, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा को जोड़ेंगे 0 हो गया, -1 में 1 को जोड़ेंगे 0 हो गया। अब कॉलम 2 जस का तस, क्यों जस का तस? अरे भैया अगर आप ऑपरेशन करोगे कॉलम 1 में तो कॉलम 2 में कैसे चेंज आएगा? चेंज आएगा क्या? चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। आप जिसमें ऑपरेशन करते हो सिर्फ और सिर्फ उसी में चेंज आता है, बाकी किसी में चेंज नहीं आता है। ओके, अब आ जाइए। तो हमने क्या किया, 1 में 1 को जोड़ा 2 हो गया, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा को जोड़ोगे 0 आ गया, -1 में 1 को जोड़ोगे 0 आ गया। अब दूसरा कॉलम को लिखो। दूसरा कॉलम में आपका क्या है? दूसरा कॉलम में आपका है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा चलेगा। उसके बाद हमने लिखा 1 साइन थीटा 1 चलेगा। अब आ जाइए, अब है पहला कॉलम में आपका डबल जीरो है। इस डिटर्मिनेंट को हम पहला कॉलम के लोग तोड़ेंगे। इसका क्या पोजीशन है? इसका पोजीशन है पहला रो पहला कॉलम, 1 1 2 इवन पोजीशन। तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा? बोलिए, प्लस होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ए का मान में पहले 2 और गुना प्लस होगा। इसका कोफैक्टर में क्या सब बचेगा? यहाँ बचेगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। क्या सब बचेगा? पहले देख ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने का बारी आएगा तो डिटर्मिनेंट के बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, 1 को 1 से गुना कर दो 1, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करो साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में माइनस था, एक तो माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको पता करना है जो इसका रेंज होगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, वही डिटर्मिनेंट का रेंज होगा। यस या नो? ठीक है, थोड़ा सा 11th का सहायता लेंगे, 11th के ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सब आपको याद है, 1 भी याद है। थोड़ा सा सहायता लेते हैं, थोड़ा हेल्प करना। देखो पहले ये समझा कैसे हुआ, 1 इंटू 1 1, इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई तो बीच में माइनस होता है तो हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान पता करो। एक बात बताइए, साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। आपने 11th क्लास में पढ़ा है साइन थीटा का मान -1 से 1 तक, कॉस थीटा का मान -1 से 1 तक, टेन थीटा का मान -इंफिनिटी से बड़ा प्लस इंफिनिटी से छोटा, कॉट थीटा का मान -इंफिनिटी से बड़ा प्लस इंफिनिटी से छोटा, कॉसिक थीटा का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1, सेक थीटा का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1। ऐसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, है ना? रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस -1 से 1 तक, साइन कॉस -1 से 1 तक, साइन कॉस का मान -1 से 1 तक होगा, कॉसिक सेक का मान या लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1 होगा, और टेन कॉट का मान -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, टेन कॉट का मान -इंफिनिटी से बड़ा प्लस इंफिनिटी से छोटा। अब आ जाओ, तो डिटर्मिनेंट ए का मान है 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात है, अब साइन स्क्वायर आ गया। हमने आपको पढ़ाया है कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में है। अब आप -1 से 1 के बीच का कोई भी संख्या का स्क्वायर कर दो, जैसे -1 से 1 के बीच में -1/2 है, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, -1/4 है उसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 होगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। तो आप जान लीजिए अगर साइन थीटा का मान -1 से 1 तक है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान 0 से इंफिनिटी के बीच में होता है। ओके, क्योंकि स्क्वायर जैसे करेंगे तो नेगेटिव जो रियल नंबर है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऐसे इसके बारे में और हम लोग सीखेंगे। 12th में भी एक छोटा सा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 4.1, वहाँ भी सीखेंगे। ठीक है, 11th में सीखे। तो अभी हम लिखते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं पूरा दुनिया में साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। लिख दिया, चूंकि इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होगा। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा?
0 से 1 के बीच में होगा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होगा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 प्लस 1 से बड़ा या बराबर होगा, 1 प्लस 1 से छोटा या बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, समझ गए बात को? इसका मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आप कह सकते हो सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। 1 1 2 हो गया, लेकिन हमको किसका मान निकालना? हमको मान निकालना 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, यानी इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ये लिखा 1 गुना 2, इधर 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि देखो जो भी करते हैं इनइक्वालिटी में सब के साथ जोड़ते हैं, जो भी 2 जोड़ेंगे सब में जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे सब में घटाएंगे, 2 से गुना करेंगे सब में गुना करेंगे। यस या नो? समझ रहे हो बात को? ठीक है, ओके। थोड़ा सा अब ध्यान देखिए, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो क्या ये डिटर्मिनांट नहीं है? क्या है? तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये है डिटर्मिनांट ए, यानी आपको पता चल गया डिटर्मिनांट ए का जो मान है वो 2 से 4 के बीच में होगा। और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिटर्मिनांट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन ढूंढो अपने से, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी करिए, आपके सामने में ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी लिखिए। प्रैक्टिस जो जरूरी है। लिख पाए सब? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिटाए? अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं बोर्ड पे, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखिए इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किस में है? ए पी में है। देन द डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। फिर उसके बाद है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। फिर उसके बाद है इधर x प्लस 2a, x प्लस 2b, फिर है x प्लस 2c इज।
4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन x, चौथा ऑप्शन 2x। ध्यान दो भैया, सवाल कितना अच्छा है। आखिरी क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। हमने आपको एनसीईआरटी से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब आप एनसीईआरटी से सब्जेक्टिव भी बना लेना। अगर किसी सब्जेक्टिव में दिक्कत हो जाएगा तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। एक सवाल आपके लिए है, हम इसको होमवर्क देना चाहते हैं, देखो तो बना सकोगे। सवाल में एबीसी आर इन एपी, एबीसी किस में है? एपी में है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ x + 2, x + 3, x + 4, x + 3, x + 4, x + 5, x + 2a, x + 2b, x + 2c इज इक्वल टू, ये इसमें से किसके बराबर है हमको पता करना। देखो तो कोई बना सकोगे? आप लोग ऑप्शन बोल सकते हैं क्या आंसर होगा? देखिए तो ट्रायल करिए। पूरा बनाना, कोई आप अंदाजी खाली अंदाजी आंसर नहीं बोलना, ये होगा, ठीक है। देखो देखो इस सवाल को देख लो फिर भी। अब आखिरी क्वेश्चन है तो 2 मिनट में। पहला बात, सवाल में क्या दिया हुआ था? तो सवाल में दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है इसका मतलब है b - a बराबर c - b नहीं होगा। एपी का क्या नेचर होता है? हम लोग जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे उसमें हमने पढ़ा था ए सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a sequence in which the difference between a term and its just preceding term is always constant is called an AP। AP का मतलब जिस सीक्वेंस में एक पद और पिछला पद का जो गैप है, जो डिफरेंस है, अगर वो हमेशा कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं AP। मतलब T1, T2, T3 आर इन AP if T2 - T1 बराबर T3 - T2, if T2 - T1 बराबर T3 - T2। ABC आर इन AP implies that B - A equals C - B, ठीक है। यानी B - A बराबर क्या होगा? C - B, ठीक है। चलेगा कि नहीं चलेगा? या तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, B को उठा के इधर लाओगे तो आपका हो जाएगा 2B बराबर होगा A + C। एनी प्रॉब्लम? होगा ना? B - A बराबर कह सकते हैं इतना। चलिए अब ये दोनों में से किसी का हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। B - A बराबर C - B हो गया, ठीक है। अब हमको जिसका मान निकालना है उसको लिखो। इस डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो ये जो डिटर्मिनेंट है आपका डेल को पहले थोड़ा सा उतार लो। देखो क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है x + 2, x + 3, x + 4, ठीक है। उसके बाद है x + 3, x + 4, x + 5, फिर इधर x + 2a, x + 2b और x + 2c दिया हुआ। अब एक खास बात देखिए, ठीक है। x + 2, x + 3, x + 2a, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c, ठीक है। अब हम लोग क्या करें इस सवाल में, ठीक है। एक बात देखो, ये दोनों को जोड़ो तो 4 × 2 = 6, x में x को जोड़ो 2x, ये आपका क्या हो गया 2x + 6। बीच वाले जो आपका सेकेंड रो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × x + 3, ये भी आपका हो गया 2x + 6। इसका मतलब अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़, कॉलम 3 R1 और R3 को जोड़ दे, उसमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दे तो 0 तो आ रहा है। हमारा क्या टारगेट होता है डिटर्मिनेंट का? डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन करने का एक सीध में 2 0 लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, आंसर पाना है, कोरोना वायरस को भगाना है। यस, ऐसा बात है, ठीक है। तो हम अगर ये दोनों को जोड़ दें, R1 R3 को जोड़ के R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो क्या होगा? हम ऐसा लिख सकते हैं ऑपरेशन R1 + R3 - 2 टाइम्स ऑफ R2। यहाँ आपको देखो क्या बचेगा डेल का मान, यहाँ आपका पहले बचेगा R1 + R3 - 2 टाइम्स ऑफ R2। क्या हम डायरेक्ट लिख दें? क्या लिख दें? यहाँ पे 0 होगा। कैसे? देखो 2x + 4 × 2 = 6,
इसको 2 से गुना करोगे 2x प्लस 3 दूना 6, यहाँ भी ये दोनों को जोड़ो 2x प्लस 5 3 8, इसको 2 से गुना करो 2x प्लस 4 दूना 8, 0 बचेगा। ये दोनों को जोड़ के उसमें इसको घटाए हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों को जोड़ो 2x, यहाँ लिख देते हैं इसको, x में x को जोड़ेंगे 2x प्लस ये दोनों जुटेगा 2a प्लस 2c, इसमें इसको 2 से गुना करके घटाए हैं माइनस 2x और माइनस 2 दूना 4b। नहीं समझा, फिर से समझो, इन दोनों को जोड़ा तो 2x प्लस 2a प्लस 2c, इसको 2 से गुना करके घटाए हैं तो माइनस 2x, और 2b को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4b हो जाएगा, होगा। चलो देखा जाएगा अगला स्टेप, ठीक है। अब ध्यान दो मेरे भैया, अब दूसरा रो जस का तस, इसका नाम है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2a, फिर यहाँ देखो x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c, लिख दिया आराम से। अब यहाँ देखो 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया तो ये आपका डेल का जो मान हो गया ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमने आपको सिखाया था, हाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका हो गया 0 x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ पे आपका हो गया 0 x प्लस 4 x प्लस 5, यहाँ पे 2a प्लस 2c माइनस 4 भी दिया हुआ है, 2a प्लस 2c माइनस 4 भी दिया हुआ। इस सब में 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या होगा, a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b, यहाँ पे आपका हो गया x प्लस 2a, यहाँ हो गया आपका x प्लस 2c। अब कहोगे सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, a प्लस सी के जगह पे क्या होगा 2b है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर a प्लस सी में 2b को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो डेल का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा 0 x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ होगा 0 x प्लस 4 x प्लस 5, तो यहाँ आपका होगा 0 x प्लस 2a x प्लस 2c। अब कहोगे सर वहाँ 0 कैसे आ गया, देखो 0 कैसे आ गया, चूंकि यहाँ पे a प्लस सी के जगह पे क्या लिखोगे, तो यहाँ आप लिखना चूंकि फ्रॉम 1 एक से क्या लिखोगे, a प्लस सी बराबर 2b, a प्लस सी बराबर 2b है ना, वहाँ पे a प्लस सी की जगह 2b है, 2b में 2b घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 आ गया। तो अब बताओ अगर किसी एक रो का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ाया था, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। फिर हमने पढ़ा था इफ 2 rows और 2 columns ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। फिर हमने पढ़ा 2 rows और 2 columns ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पर पहला रो का सारा एलिमेंट 0 है, अगर पहला रो का सारा एलिमेंट 0 है इसका मतलब डिटर्मिनेंट का मान क्या हो गया, 0 आ गया। DBI क्वेश्चन है ना, आप लोगों के कठिन परिश्रम से डिटर्मिनेंट का भी, मैट्रिक्स का भी, एनसीईआरटी का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया। लिखिए जल्दी से, क्या कॉन्सेप्ट है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसके साथ एनसीईआरटी का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त। जल्दी करिए। इसके बाद वाले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एक जॉइंट वाला चैप्टर, मैंने तीसरा चैप्टर, हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर दिया, डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट कर दिया। अब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे एक जॉइंट वाला, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जॉइंट वाला। फिर क्रेमर्स रूल, उसके बाद आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए, विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, है ना, आपके अनुसार से तीसरा चैप्टर, चूंकि हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, तीसरा चैप्टर कल शुरू होगा। एक ज्वाइंट वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए बात को, भयानक कॉन्सेप्ट है, उसमें हाईटेक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। प्रयास करना हर हाल में आपका वो क्लास मिस नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।